Hello viewers, this is Pratibha Ludia, Assistant Professor in Botany from Swami Vivekanand Government PG College, Khetri. Today I have brought a topic for you for the explanation which is taken from paper 2nd of PSC part 3rd. The name of the paper is Ecology and Economic Botany and the topic is Ecological Pyramids. इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर्ड को देखते ही आपके जहन में शायद इजिप्ट के पिरामिड्स का ध्यान आया होगा। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की तस्वीर जो हमारे सामने नज़र आती है वो होता है एक ब्रॉड बेस और पॉइंटेड अपेक्स। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इजिप्ट के पिरामिड्स का इकोलॉजी से क्या रिलेशन है। चूँकि हमारे एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर्स के कंपोनेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है वो एक पिरामिडल फॉर्म लेती है, हम इसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से संबोधित करते हैं। तो लीजिए अब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को विस्तार से अध्ययन करते हैं। चूँकि इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन द्वारा बताया गया इन द ईयर 1927, इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में विस्तार से समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। इन टर्म्स के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पहली टर्म जो हम इनके डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे वो है ट्रॉफिक लेवल या फूड लेवल। Each step of the food chain is known as trophic level. अब ये फूड चेन क्या है? चेन जैसे कि हम जानते हैं, एक कड़ी से जब दूसरी कड़ी जुड़ जाती है तो एक चेन बन जाती है, और जब इस कड़ी में प्रत्येक कड़ी फूड की हो तो वो चेन फूड चेन कहलाएगी। जीवो जीवस्य भोजनम, इसका अर्थ ये होता है कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है और दूसरे जीव का भोजन बनता है। ईच ऑर्गेनिज्म ईट्स वन ऑर्गेनिज्म एंड इज इटसेल्फ बीइंग ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकृति में हर एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें फूड चेन के स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, A, B, C, D और E। इसमें A प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, B, C, D डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स हैं और E एट द एंड डिकम्पोज़र कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोड्यूसर इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज़ फूड का निर्माण करता है, जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है, जैसे A से B में, B से C में, C से D में, और फिर फाइनली E के द्वारा, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, पुनः इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात प्रकृति से जो चीज़ ली जाती है पुनः उसे एक क्रम में गुजारने के पश्चात वापस प्रकृति को दे दी जाती है, और इस प्रकार प्रकृति में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच इस प्रकार का इंटरेक्शंस चलता रहता है। अब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की परिभाषा देखते हैं। इकोसिस्टम में विभिन्न जीवों के संबंध का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिडल अरेंजमेंट होता है, जिसका प्रत्येक टायर एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। यह इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके बीच पाए जाने वाले संबंध को जब हम चित्र के द्वारा दर्शाते हैं तो वह हमें पिरामिडल रूप देता है। इट शोज़ फूड ट्रांसफ़र और एनर्जी फ्लो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार जीवों के मध्य फूड का यानी कि भोजन का स्थानांतरण होता है
इसका अर्थ हुआ कि यह किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो करता है। जीवों के बीच ये संबंध 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है, अर्थात एनर्जी के रूप में, नंबर के रूप में या बायोमास के रूप में। और इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेकंड, पिरामिड ऑफ नंबर एंड थर्ड, पिरामिड ऑफ बायोमास। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम ये भली भांति जानते हैं कि एनर्जी के बिना किसी भी कार्य का संपादन नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव को अपने जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसे भोजन से उपलब्ध होती है, और ये भोजन उसे तब मिलता है जब वह किसी जीव का भक्षण करता है। पिरामिड के प्रत्येक स्टेप यानी कि स्तर को ट्रॉफिक लेवल से संबोधित करते हैं, और इस प्रकार लोअर ट्रॉफिक लेवल के जीवों से एनर्जी, ऊर्जा हायर ट्रॉफिक लेवल जीवों तक पहुंचती है फूड के रूप में। पर हम ये जानते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में संपूर्ण ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, अर्थात एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर अभिगमन के दौरान एनर्जी की मात्रा का ह्रास होता है। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव में जब भोजन का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफ़र होती है, रिमेनिंग 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात हर्बीवोर कंज्यूम करता है तो केवल 10% इसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलोजूल ऊर्जा है तो हर्बीवोर को केवल 100 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जब हर्बीवोर से कार्निवोर में फूड के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो फिर से 10% ही ऊर्जा पहुंचती है, अर्थात केवल 10 किलोजूल ऊर्जा निहित होती है। इसी क्रम में सेकेंडरी कंज्यूमर से जब टर्चरी कंज्यूमर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो टॉप कार्निवोर को केवल 1 किलोजूल ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। तो जब हम एनर्जी के संदर्भ में इकोलॉजिकल पिरामिड का स्वरूप देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव ही सीधा होता है, अर्थात आधार पे चौड़ा और शीर्ष पर पॉइंटेड होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम में सदैव अपराइट अर्थात सीधा होता है। प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी मात्रा चूँकि निरंतर घटती जाती है। किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर हम यहाँ पाते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव ही सीधा होता है, अर्थात बेस से ब्रॉड और एपेक्स से पॉइंटेड नज़र आएगा। यह हम देख रहे हैं हमें 2 प्रकार के इकोसिस्टम नज़र आ रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चूँकि ग्रास प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं, से एनर्जी जब रेट में ट्रांसफ़र होगी तो 10% लॉस के साथ स्नेक में जाएगी, अगेन 10% लॉस। इसी प्रकार हॉक में पहुँचते पहुँचते एनर्जी अपने निम्नतम स्तर तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, फॉक्स से लायन में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो प्रत्येक स्तर पर एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए आधार से शीर्ष तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी की मात्रा निम्नतम रह जाती है। अर्थात किसी भी प्रकार की फूड चेन में अधिकतम 5 से 6 स्टेप ही हो सकते हैं, लेकिन अंतिम ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा ना के बराबर हो जाती है। तो यदि प्रोड्यूसर में अगर 1000 किलोजूल ऊर्जा है
तो हम समझ सकते हैं कि अगर 5-6 स्टेप के बाद उसमें ऊर्जा ना के बराबर ही रह जाएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऊर्जा शुरुआत में 1000 किलो जूल है, 5 या 6 स्टेप के बाद, 5 स्टेप के बाद ये 0.01 और 6 स्टेप के बाद 0.01 किलो जूल रह जाती है, जो कि ना के बराबर है। और इस तरह से हम पाते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव ही आधार से चौड़ा व शीर्ष से सकड़ा पाया जाता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। यदि किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स के नंबर को पिरामिड के रूप में दर्शाएं तो उसे हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। अर्थात जीवों के बीच पाए जाने वाली संख्यात्मक संबंध को जब हम दर्शाते हैं तो उसे पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ 3 प्रकार के इकोसिस्टम ले रहे हैं: ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम। पहले बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका आधार चौड़ा है और शीर्ष काफ़ी सकड़ा है। और ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि निम्नतम स्तर पर पाए जाने वाला प्रोड्यूसर ग्रास सबसे अधिकतम संख्या में पाए जाते हैं। इसको खाने वाले रैट्स, उनकी संख्या इनसे कम होती है, और रैट का भक्षण करने वाले स्नेक उससे कम, और स्नेक का भक्षण करने वाले हॉक और भी कम होते हैं। चूँकि एक रैट काफ़ी सारी मात्रा में घास खा सकता है, एक स्नेक काफ़ी सारे रैट्स खा सकता है, और एक हॉक काफ़ी सारे स्नेक्स का भक्षण कर सकता है। तो इस प्रकार ये पिरामिड सीधा होगा। यदि हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि इसमें आधार चौड़ा और शीर्ष सकरा है। यह भी सामान्य स्थिति दर्शाता है। इसमें भी घास को खाने वाले रैबिट्स की संख्या उससे कम, और रैबिट्स को खाने वाली फॉक्स की संख्या उससे कम, और फॉक्स को खाने वाले लायन की संख्या और भी कम होगी। चूँकि एक लायन कई फॉक्स खा सकता है, एक फॉक्स कई रैबिट खा सकता है, और एक रैबिट काफ़ी मात्रा में घास का सेवन कर सकता है। इस प्रकार इन दोनों ही इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट पाया जाएगा। लेकिन जब हम ट्री इकोसिस्टम की तरफ देखते हैं तो हमें ये इन्वर्टेड पिरामिड नज़र आता है। अर्थात इसका आधार नैरो है, पॉइंटेड है या सकरा है, और जबकि शीर्ष ब्रॉड है अर्थात चौड़ा है। जब हम ट्री इकोसिस्टम के जीवों के बीच संख्यात्मक संबंध को अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ट्री, चूँकि एक ट्री कई बर्ड्स को भोजन उपलब्ध करा सकता है, और एक बर्ड पे कई पैरासाइट अपना भोजन के लिए आश्रित हो सकते हैं, और एक पैरासाइट पर कई हाइपर पैरासाइट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड स्वरूप में पाया जाता है। चूँकि ट्री इकोसिस्टम में आधार से शीर्ष की ओर जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह पिरामिड इन्वर्टेड रूप में पाया जाता है। अब हम यहाँ समझ चुके हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट पाया जाता है जनरली, लेकिन पैरासिटिक फूड चेन अर्थात ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के पिरामिड की, अर्थात पिरामिड ऑफ बायोमास। इसे समझने के लिए पहले हमें बायोमास का अर्थ समझना होगा। इकोसिस्टम में ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया बायोमास कहलाता है। अर्थात जीव के ड्राई वेट को उसका बायोमास कहेंगे। अब पिरामिड ऑफ बायोमास की परिभाषा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इज पिरामिड ऑफ बायोमास। इस प्रकार इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों में मौजूद बायोमास अर्थात ड्राई वेट
के बीच संबंध जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। इसे समझने के लिए हम यहाँ 3 प्रकार के इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं: ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अब देखते हैं, जब बायोमास की बात की जाती है तो जीवों के बीच में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम पाते हैं एक ग्रास हॉपर जितनी घास खाता है उसमें ग्रास का बायोमास ग्रास हॉपर के बायोमास से ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार एक फ्रॉग जितने ग्रास हॉपर खाता है उनका बायोमास एक फ्रॉग के बायोमास से ज़्यादा पाया जाता है। और इसी प्रकार उच्च ट्रॉफिक लेवल्स में भी ये संबंध पाया जाता है, अर्थात फ्रॉग की तुलना में स्नेक का और स्नेक की तुलना में हॉक का बायोमास कम पाया जाएगा। यही संबंध हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी देखने को मिलता है। यह हम देख रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे रैबिट। एक रैबिट जितनी ग्रास खाता है उसका बायोमास रैबिट के बायोमास से ज़्यादा पाया जाएगा। एक फॉक्स जितने रैबिट खा सकता है उनका बायोमास फॉक्स के बायोमास से ज़्यादा पाया जाएगा। और इसी प्रकार फॉक्स की तुलना में लायन का बायोमास कम पाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम दोनों में ही हमें पिरामिड अपराइट मिला है। लेकिन जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखते हैं तो हमें ऐसा पिरामिड प्राप्त नहीं होता। हम देख रहे हैं यहाँ हमें पिरामिड इन्वर्टेड प्राप्त हुआ है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में लोअर ट्रॉफिक लेवल का बायोमास कम पाया जाना दर्शाता है कि इनमें रैपिड टर्नओवर होता है, साइज़ छोटे और फास्ट मेटाबॉलिज्म के कारण संग्रहित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अर्थात बायोमास काफ़ी कम पाया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में ज़ूप्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा, ज़ूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश का और स्मॉल फिश से लार्ज फिश का बायोमास ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार हमने पिरामिड ऑफ बायोमास में पाया कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट पाया जाता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार पॉइंटेड और एपेक्स काफ़ी ब्रॉड है। तीनों प्रकार के पिरामिड्स का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इकोसिस्टम में 2 प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध हैं, एक अपराइट, दूसरा इन्वर्टेड, जिसे हम एनर्जी, नंबर व संख्या के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं।